अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व और इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का हमें कर्व दिया हुआ है पोजीशन ऑफ पार्टिकल के साथ में, और अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे। इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं हमारे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें कि आप उसको अगर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम तो आप समझते हैं जहाँ पे आपका नेट फोर्स 0 होता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे और ऐसे फोर्सेस आएँ जो आपके पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन पे ले जाएं, मीन पोजीशन यानी वो पोजीशन जहाँ पे आपके फोर्सेस 0 हैं, तो आप समझ जाइए आपका इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल। और अगर ऐसे फोर्सेस आते हैं जो आपके पार्टिकल को मीन पोजीशन से दूर ले जाने पर और दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। और तीसरे टाइप का केस होता है जिसमें आप पार्टिकल को कहीं भी ले जाएं, उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो जैसे यहाँ ए बी सी की बात करें तो ए पर हमारा स्लोप यानी टेंजेंट दिख रहा है डेल यू बाय डेल एक्स एट ए। क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो फोर्स क्या है? पॉजिटिव। यानी बी से अगर आपने अपने पार्टिकल को मान लीजिए नेगेटिव की तरफ चलाया, तो आपने नेगेटिव की तरफ चलाया तो फोर्स कैसा आया? पॉजिटिव। यानी ये फोर्स आपके पार्टिकल को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है? आप लेफ्ट में डिस्प्लेस कर रहे हो, ये राइट में लग रहा है, यानी वापस मीन पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? स्टेबल। याद रखने का तरीका क्या है? उल्टा कटोरा सीधा कटोरा। यहाँ पे ध्यान रखिए कटोरा कैसा है? सीधा। तो इस सीधे कटोरे में क्या है कि अगर आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया अपनी मीन पोजीशन से तो वो वापस वहीं लौट आएगा, तो आपका ग्राफ भी कटोरे जैसी शेप का दिख रहा है। और अगर आपका कटोरा उल्टा रखा हुआ है और उस पर आपका पार्टिकल है, तो मुझे बताओ अगर आपने इसे हिलाया डुलाया तो ये कभी वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे? कभी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपने इसको मान लो खिसकाया टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, ठीक है। यहाँ टेंजेंट क्या आया? पॉजिटिव। टेंजेंट पॉजिटिव यानी फोर्स नेगेटिव। तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन में खिसकाया, फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी वो फोर्स क्या करना चाहता है? इसको हमेशा के लिए इस मीन पोजीशन से दूर ले जाना चाहता है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल। और यहाँ पे आपका क्या केस है? यहाँ टेंजेंट हमेशा ज़ीरो है, यानी आप कहीं भी रखें आपका टेंजेंट हमेशा ज़ीरो है, यानी पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। हमारे लिए जो केस काम का है वो कौन सा केस है? स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे लिए काम का है। तो हमने अगर पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से और वो टेंड्स टू कम बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो हम ये कहेंगे इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। डिस्कशन मैंने आपको बताया, इक्विलिब्रियम के लिए आपका फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें, अच्छा यहाँ कंडीशन भी हम देख लें कि भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन दी हो u वर्सेस x की, तो सबसे पहले उसे डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वो पोजीशन मिल जाएगी जिस पर आपका इक्विलिब्रियम आएगा। इसके बाद इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट कीजिए और x का वैल्यू रख के चेक कर लीजिए कि आपका इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज़ इट्स ओरिजिन in the interaction between the electrons and the nuclei present in each atom. This force is conservative and associated potential energy हमें दी हुई है। यहाँ पे बोला है r, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स है u नॉट एंड a आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है एसोसिएटेड फोर्स का और इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालना है एटम्स के बीच में। तो देखिए फोर्स के लिए तो हमें क्या करना होगा? डेल यू बाय डेल आर करना होगा। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है आर, तो उसके लिए हमें डिफ्रेंसिएशन करना है यू नॉट ए बाय आर, तो ए की पावर 12 आर की पावर -12, तो डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा? -12 आर -12 -1। फिर अंदर क्या है? यू नॉट ए की पावर 6, 1/r की पावर 6 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? -6r -6 -1। तो ये हमें क्या देगा? u नॉट a रेज टू पावर 12 -12 बाय r की पावर 13
और यू नॉट अगर हम बाहर ले लें तो इधर माइनस माइनस प्लस ए, ये हो जाएगा आपका 6a रेज टू पावर 6 अपॉन r की पावर 7। तो ये तो आ गया आपका फोर्स। फिर पूछा है इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12a पावर 12 अपॉन r रेज टू पावर 13 इज इक्वल टू 6a रेज टू पावर 6 r 7। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2a की पावर 6, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा a, और 2 के लिए हम रूट लेंगे 1/6 मतलब। तो क्वेश्चन देखने में लेंदी था, बड़ा था, लेकिन सॉल्व करने में नहीं था। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो हम ये कहते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये कैसे आया, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो वर्क डन बाय ऑल में वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यानी चेंज इन पोटेंशियल। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। हम जानते हैं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो इन दोनों में चेंज क्या होगा, ज़ीरो, यानी इन दोनों में चेंज का सम क्या होगा, ज़ीरो, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये हमारा कंजर्वेशन का लॉ है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ज़ीरो, मतलब ये हो लेकिन इनकी वजह से कोई वर्क डन ना हो, तो भी उस केस में हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा वो है वर्टिकल स्प्रिंग का केस। हमें वर्टिकल स्प्रिंग दिया हुआ है, उस पर मास m लगाया है। अब हमसे कहा कि हमने इसको रिलीज़ कर दिया रेस्ट से, ठीक है। तो ये इसका नेचुरल लेंथ था। तो हमसे पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम एलोंगेशन बताइए कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, क्योंकि यहाँ पे ले देकर दो ही फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, स्प्रिंग और पोटेंशियल, और स्प्रिंग और पोटेंशियल दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो आप यहाँ लिखते हो कि चेंज इन मैकेनिकल इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी के इनिशियल यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो जब आपका ब्लॉक नेचुरल लेंथ में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत इजीली आप लिख देंगे ज़ीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर आपको रेफरेंस बताना होगा। तो हमने मान लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस भी कहाँ है, नेचुरल लेंथ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई ग्रेविटेशन की भी, ज़ीरो। जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंचा तो एक्सटेंशन मैक्सिमम है, ये कौन डिसाइड करेगा, एक्सटेंशन मैक्सिमम है, इसका मतलब वेलोसिटी वहाँ पे जाके क्या हो गई, ज़ीरो। अगर कुछ वेलोसिटी होती तो ये और जाता तो इलोंगेशन और होता, तो काइनेटिक फाइनल भी क्या हो गई, ज़ीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो स्प्रिंग की तो क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस एम जी एक्स मैक्स। माइनस क्यों, क्योंकि रेफरेंस से नीचे की तरफ है। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर हम रेफरेंस से ऊपर जाते हैं तो हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और नीचे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो यहाँ पे हमें एक्स मैक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स मैक्स की वैल्यू मिलेगी 2mg/k। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वर्टिकल स्प्रिंग के केस में, जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के
रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।